हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का समाचार पल्स चैनल पे। आज की तारीख है 13 मार्च और देख लेते हैं क्या कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ हमें डिस्कस करना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले देखो हम द हिंदू का एक आर्टिकल डिस्कस करेंगे जिसमें जो है फाइनेंस कमीशन से संबंधित जो पैसे डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं उससे संबंधित डेटा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये मुझे कल ही डिस्कस करना था बट कल जो सीए वाला मुद्दा था वो काफ़ी बड़ा था और उसे हमने डिटेल से कवर किया, दैट्स वाई आज इसे कवर करेंगे। साइड बाय साइड हमारा जो है एसबीआई से संबंधित इलेक्शन कमीशन का मुद्दा आ रहा है। एसबीआई और जो सीजीआई है वो मुद्दा तो चल ही रहा था, लेकिन इन बिटवीन जो है इलेक्शन कमीशन के स्ट्रक्चर से संबंधित एक हम 2-3 आर्टिकल को कंपाइल करके, मतलब ये आर्टिकल और भी 1-2 आर्टिकल को डिस्कस करेंगे ताकि इलेक्शन कमीशन हमारा कवर हो जाए। यानी आज हम गवर्नेंस पॉलिटी के अंदर गवर्नेंस का हम दो जो है इशू कवर करने जा रहे हैं। एक तो फाइनेंस कमीशन, दूसरा हमारा इलेक्शन कमीशन। ठीक है, तो चलिए डिटेल से इसका डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखो, सॉरी, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि जो फाइनेंस कमीशन है इसमें क्या इश्यूज चल रहे हैं। तो इश्यूज जो हैं रिसेंटली हम देख रहे हैं फंड ट्रांसफर को लेकर के इश्यूज हैं। तो इश्यूज में सबसे पहला चीज़ हम देखेंगे कि 16 फाइनेंस कमीशन है वो चैलेंज फेस कर रहा है किस मैटर में, एड्रेस करने में। डिक्लाइनिंग हो रहा है जो शेयर्स, डिस्ट्रीब्यूशंस का जो शेयर्स और जो रिसोर्सेज में डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, कमी देखने को मिल रहा है सेंटर और जो स्टेट गवर्नमेंट है, स्पेसिफिकली जो साउथ के स्टेट्स हैं। तो उस मैटर को एड्रेस करने की कोशिश की जाएगी। अब देखो होता क्या है ना, शुरू से कि फाइनेंस कमीशन जो है वो चीज़ों को मॉनिटर करती है। साउदर्न स्टेट हो या कोई भी स्टेट्स हो, उनमें क्या फिजिकल ऑटोनॉमी चल रही है, क्या डेवलपमेंट चल रहा है, और क्या नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट है उनमें किस तरह का चीज़ें चल रही हैं, उसके आधार पे पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन और जो है वो एक्सटर्नल जो पैसा होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब बोलोगे मैम एक्सटर्नल पैसा क्या, डिस्ट्रीब्यूशन समझ में नहीं आया, समझेंगे उसे पहले। इसे देख लेते हैं हमें डिस्कस क्या करना है। दूसरा इम्पैक्ट हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या इम्पैक्ट होता है डेवलपमेंट पे। पैसे फिजिकली अगर पैसे कम या ज़्यादा पहुँचते हैं तो किस तरह की चीज़ें कौन-कौन से राज्य में देखने को मिलती है। डिस्ट्रीब्यूशन का क्राइटेरिया क्या है, फाइनेंस कमीशन का, वो देखेंगे। और सॉल्यूशन की तरफ मूव ऑन करेंगे कि सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो सॉल्यूशन में हम लोग बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं फाइनेंस कमीशन होती क्या है। जैसे जो बिगिनर्स है जिन्हें बिल्कुल पता ही नहीं फाइनेंस कमीशन क्या होती, तो उनको हम बता दें कि फाइनेंस कमीशन हमारे संविधान के अंदर आर्टिकल 280 के अंदर जो है वो है। और फाइनेंस कमीशन का काम क्या है? फाइनेंस कमीशन देखो स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो ये ना फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो हमारे हैं इसका डिस्ट्रीब्यूशन करता है सेंटर और स्टेट के बीच में। ठीक है? सेंटर और स्टेट के बीच में जो है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और स्टेट के बीच में अमंग द स्टेट जो है वो आपका हम मतलब वर्टिकल डिवीजन सेंटर और स्टेट के बीच में वर्टिकल डिवीजन होता है, और हॉरिजॉन्टल जो है डिवीजन या डिवोल्यूशन जिसे हम कहेंगे वो स्टेट्स के बीच में होता है। ये हो गया। अब देखो 16 फाइनेंस कमीशन की अगर हम बात करें तो डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन ओवरऑल हम देखते हैं 15th जो फाइनेंस कमीशन है वो 2017 में बनी थी और अप्रैल में 2020 में उन्हें अपना रिपोर्ट सबमिट करना था। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो 15 फाइनेंस कमीशन है उनका टाइम थोड़ा एक्सटेंड हुआ, 25-26 तक गया बिकॉज़ ऑफ कोविड। और कुछ चेंजेस बताए गए थे आपकी फाइनेंस कमीशन 15th के द्वारा, जिसपे काफ़ी सारे स्टेट में ह्यू एंड क्राइम मचा था, स्पेसिफिकली साउथ में, तमिलनाडु में। और वो जो चेंजेस था वो ये था कि जो डेटा लिया जाता है 1971 का पॉपुलेशन डेटा, वो 2011 का जनसंख्या का डेटा होना चाहिए। तो अब एक समझिए कि क्या 1971 और क्या 2011, ये क्या है फंडा, इसको समझते हैं। देखो फाइनेंस कमीशन जो पैसा डिस्ट्रीब्यूट करती है ना अमॉन्ग द स्टेट्स, वो ना इन बातों को ध्यान में रखते हुए डिस्ट्रीब्यूट करती है कि कोई भी स्टेट है तो उसका इनकम कैसा है ना, एरिया कैसा है, मतलब एग्रीकल्चर हो सकता है, नहीं पॉपुलेशन तो दो 1971 का था जो कि 15 फाइनेंस कमीशन बोले कि 2011 का लेंगे। डेमोग्राफी परफॉर्मेंस कैसा है, मतलब कैसे स्किल हैं, यूथ है, अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है? तो ये चीज़ें हो गई। फॉरेस्ट कवर कैसा है, फिर उसके बाद वहाँ की जो फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी है वो कैसी है, टैक्स कैसा मिलता है, राज्य के अंदर टैक्स जो आते हैं, राज्य का जो टैक्स का तरीका मतलब सोर्स है वो क्या है। तो इसके आधार पे जो है पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो फाइनेंस कमीशन जो 15th है, राइट, उन्होंने जो ये चेंजेस है ना, ये चेंजेस किया, और ये चेंजेस जो है वो काफ़ी बड़ा की रोल प्ले करेंगी। साउथ के जो स्टेट है उनका पैसा घट सकता है, घट जाएगा कह सकते हैं, जिसके कारण साउथ के स्टेट रो रहे हैं। देखो सबसे कम पैसा अगर देखें बड़े राज्यों में तो बिहार को मिलता है, समझ गए? और इसके पीछे कारण ये है कि देखो 1971 का जब डेटा लेते हैं ना, तो ये सब जो राज्य है ना बिहार, यूपी, इन सब का जनसंख्या कम होता है। और जो साउथ के राज्य हैं उनका जनसंख्या ज़्यादा होता है।
लेकिन अभी समय बदल चुका है, साउथ के राज्यों की जनसंख्या कम है और नॉर्थ के राज्यों की जनसंख्या ज़्यादा है। कहने का मतलब है कि जो मेडिकल फैसिलिटीज़ मिली थी स्टार्टिंग के टाइम में, वो बिहार, यूपी वगैरह क्षेत्र में कम थे, तो वहाँ पे बर्थ रेट तो ठीक था दोनों ही, साउथ और नॉर्थ का। लेकिन जो डेथ रेशियो था चाइल्ड का, वो ज़्यादा था क्योंकि मेडिकल अवेयरनेस नहीं था। तो इस कारण से साउथ में जो जनसंख्या, जो बच्चे का जन्म होता था, वो जनसंख्या में कन्वर्ट होते थे। तो साउथ के स्टेट की जनसंख्या ज़्यादा थी, तो उनको पैसा भी ज़्यादा मिलता था। और जो बिहार की जो फाइनल जनसंख्या होती थी, उनकी जनसंख्या कम थी, तो उनको पैसा कम मिलता था। लेकिन अभी सिचुएशन बदल चुका है, अभी यहाँ पे जनसंख्या कम हो चुकी है, यहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा है। यहाँ जनसंख्या ज़्यादा है लेकिन बावजूद इसके पैसा कम मिलता है। तो यही चेंजेस किए गए थे 1971 का पॉपुलेशन छोड़ के 2011 लेने की बात की गई थी। देखो अभी जो डेटा है उसके सामने हम देखें यहाँ पे क्या-क्या है। ओवरऑल फाइनेंस कमीशन 12, 13, 14, 15 के बीच में कंपैरिजन करा के बताया गया है कि जो नॉर्थ के राज्य स्पेसिफिकली बिहार, यूपी और जो सेंट्रल राज्य जैसे एमपी, छत्तीसगढ़ वगैरह हो गया, तो उनमें देखो आप देखोगे कि जो पैसा है साइड बाय साइड अलग राज्यों का, वो आप 15 फाइनेंस कमीशन में देखो। यहाँ पे नॉर्थ में अगर देखा जाए तो टोटल जो है वो जो पैसा गया है वो 32% के आसपास गया है। लेकिन फाइनेंस कमीशन जो 15 है वो बोलती है कि 30.89% जो है वो फंड सेंट्रल राज्य को गया है। उसी तरह से जो वेस्ट के राज्य हैं उनमें 12 जो है 12 फाइनेंस कमीशन, जो 12 फाइनेंस कमीशन थी उसमें 14% के आसपास थी। अभी वो बढ़ करके 16% हो गई है। साउथ के राज्यों में कितनी थी? 19% थी, जो अभी घट करके कितनी होगी? 15% हो गई। और यही कारण है, ठीक है, यही कारण है हु एंड क्राई का। क्योंकि देखो इससे पहले धीरे धीरे घट रहे थे, 19 से 18 हुए, 17 हुए और भी 15 हो गया। ठीक है, तो ये जो है डिस्कशन हमारा यही है, यहाँ पे डिस्कस करेंगे अच्छे से डिटेल से। देखो बिहार में स्टार्टिंग में तो कम मिलता था, उसके बाद फिर और कम हो गया, उसके बाद फिर और कम हो गया, फिर फाइनेंस कमीशन जो 15 है वो थोड़ा बढ़ाई है, तो बहुत कम है बिहार के डेवलपमेंट के लिए। यूपी इतना बड़ा राज्य है, 19 मिलता था, फिर 19, फिर 17 हो गया, फिर अगेन अभी 17 ही है। तो इस तरीके से जो राज्य हैं इनके बीच का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो दिखाया गया। और यहाँ पे जो हमने आपसे पॉइंट डिस्कस किया गया था, डेमोग्राफी क्या और इनकम कैसी है, एरिया कैसा है, फॉरेस्ट कवर कैसा है, ये वही पॉइंट्स है। तो देखो अभी ओवरऑल जो सेंटर और स्टेट के बीच में है उसकी अगर हम बात करें, तो देखो सेंटर और स्टेट के बीच में जो डिवीजन है वो हम कहते हैं वर्टिकल डिवीजन। ये तो हॉरिजेंटल डिवीजन डिवीजन या डिवोल्यूशन आप कहिए, समझने के लिए डिवीजन मैंने शब्द यूज किया है। तो जो 12 फाइनेंस कमीशन है, सेंटर उस टाइम पे 64% अपने पास पैसा रखी, स्टेट्स के बीच में 35% का डिवीजन हुआ। लेकिन चूंकि बाद में पोस्ट ट्रांसफर होता है, मतलब जब पैसे बढ़ जाते हैं उसके बाद अलग अलग राज्यों को अलग अलग ट्रांसफर होता है, किसी को अलग स्पेशल नीड होती है, किसी को एक्स्ट्रा कुछ रिक्वायरमेंट होती है। जैसे अभी केरला फंड मांग रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट से, और उसमें सुप्रीम कोर्ट की भी जो है रिकमेंडेशन आ चुके हैं। तो इस तरीके से अलग अलग राज्य को सेंटर को पैसा देना पड़ता है, तो फिर पैसा जो राज्य के पास बचता है 38% और 61% राज्यों को चला जाता है। इसमें यहाँ पे देखने को है कि सभी राज्यों को बट इक्वल बंटवारा नहीं होता, अलग अलग राज्य की डिमांड अलग अलग होती है, तो अलग अलग फंड का एलोकेशन अलग-अलग स्कीम्स के साथ जो पैसा जाता है वहाँ पे, तो वो पैसा ये हो जाता है। तो कुल मिलाकर के आप देखोगे कि एट प्रेज़ेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 61% है और राज्यों के बीच में 38.5 का डिस्ट्रीब्यूशन है। लेकिन जब बाद का ट्रांसफ़र हो जाता है तो वो सेंट्रल के पास सिर्फ़ 32.5% और सभी राज्यों के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन कितना हुआ? 67.5%। तो ये जो है डेटा हमारा है, और इसी के आधार पे आगे हम लोग डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। देखो सेंट्रल के द्वारा जो ट्रांसफ़र किया जाता है इसमें क्या इश्यूज़ आते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। देखो सबसे पहले तो इश्यू आ रहा है आपका, जो हमने डिस्कस किया कि कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, जो क्राइटेरिया हो रही है राज्यों के बीच में वो थोड़ा वेग है, उस पे फाइनेंस कमीशन को थोड़ा प्रकाश डालने की ज़रूरत है। इम्पैक्ट हो रहा है साउदर्न स्टेट्स में, और जो 12 फाइनेंस कमीशन और 15 फाइनेंस कमीशन है इसके ऊपर डिस्कशन हो रहा है। ऑल्दो राज्य एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि उनकी जो कंपोजिशंस है, उनके यहाँ की जो डेमोग्राफी है, पॉपुलेशन है, वो चेंज हो रही है, और दूसरे राज्यों को भी इसकी ज़रूरत है। मतलब एक तरह से क्या है, राज्यों के बीच में भी समन्वय का भाव कमी है, ऐसा कह सकते हैं। हिली राज्य को ज़्यादा गेन हो रहा है, ठीक है, और क्योंकि वहाँ होना भी चाहिए, ऑलरेडी वहाँ पे जो है काफ़ी इश्यूज़ है, लेकिन फॉरेस्ट कवर वहाँ पे ज़्यादा है। और साइड बाय साइड ये भी चीज़ है कि वहाँ पे टूरिज़्म आज के डेट में अगर देखा जाए तो हर राज्य में बढ़ रही है, तो वो भी एक उनका इनकम का सोर्स जो है वहाँ पे इवैल्यूएट हो रहा है। ओवरऑल इम्पैक्ट अगर हम देखें तो बिहार और यूपी जो है वो गेन कर रहे हैं। प्रीवियस टाइम में जो उन्होंने लॉस किया था, अब वो धीरे-धीरे गेन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो यहाँ के डेवलपमेंट में वो
एक फ़ायदा के तौर पे वो दिखाई देगा, ऐसा आर्टिकल का मानना है। और पॉपुलेशन शिफ्ट हो रहा है तो ये क्राइटेरिया जो 2011 का यूज़ किया जा रहा है, वो बेहतर है, राइटर का ऐसा मानना है। और यहाँ पे देखो ये पॉइंट आप यूज़ कर सकते हो, जब भी इलेक्शन कमीशन संबंधित कुछ इश्यूज़ आएगा, तो सॉल्यूशन के तौर पे आप ये चेंज को यूज़ कर सकते हो कि 71 से 2011 का डेटा यूज़ किया गया है, जिससे सही तरीके से राज्य की जो प्रॉब्लम है उसको रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा, पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिलेगा। और तमिलनाडु को भी इस पे जो है सहमति दिखानी चाहिए। और देखो स्टेप्स कंसिडरेशन के लिए अगर हम देखें कि जो है स्टेप्स फॉर जो हमारा कंसिडरेशन है, जो पॉइंट है, इसमें 16 फाइनेंस कमीशन की जो रिकमेंडेशन है उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। अब देखो क्या ऐसा है कि फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन माना जा सकता है, नहीं भी माना सकता है। देखो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर होता है, मान सकती है, नहीं मान सकती, बाध्य नहीं है बाय नेचर। हाँ, हालांकि फाइनेंस कमीशन जो है एक स्ट्रांग बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और बाय नेचर क्वासी जुडिशरी बॉडी है, लेकिन ऑल्दो जो इनके जो रिकमेंडेशंस हैं वो केंद्र के ऊपर मैटर करता है कि वो मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं। और उसके बाद देखो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो एक्स्ट्रा चार्जेस जाते हैं, जो पोल साइज होता है, जैसे कभी कभी ना अलग अलग राज्य को अलग अलग जो पैसा मिलता है, सेस का पैसा हो गया या टैक्स का पैसा हो गया, ये जो सरचार्जेस होते हैं, तो उसमें भी राज्यों को डिवीज़न होता है। तो वही बताया जा रहा है कि ऑल्दो जो 42% का इंक्रीमेंट हुआ है सरचार्ज, जो टैक्स के ऊपर जो टैक्स लगता है ना, तो जो उसको पोल डिवीज़न आप कह सकते हैं, तो उस पे भी राज्यों का जो है वो 10% का डिवीज़न होना चाहिए। ये रिकमेंडेशन 16 फाइनेंस कमीशन का भी है। और इस तरीके से एड्रेस किया जा सकता है, जो राज्यों का शेयर गिर रहा है उसको एड्रेस किया जा सकता है, क्योंकि अगर ये 10% उधर मिला दिया जाए तो ये 42% बढ़ के 45% हो जाएगा। और इस तरीके से जो 16 फाइनेंस कमीशन है, उन्होंने कहा है कि जो 5% है, जो शेयर्स गिर रहे हैं राज्यों का, वो बढ़ के कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा। तो ये यहाँ पे बताया गया है। डिवीजन ऑफ वोल का मतलब आप समझिए, यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जो टैक्स के ऊपर टैक्स लेती है ना सरकार, इनकम टैक्स वगैरह लेती है, लेकिन टैक्स के ऊपर जो टैक्सेस होते हैं, सरचार्जेस होते हैं, सेस होता है, तो ये तो सरकार की अतिरिक्त कमाई होती है। रेवेन्यू जो हो गया उसके अलावा ये अतिरिक्त कमाई होती है। तो इसमें जो है वो सरकार अगर राज्यों का पैसा देगी, तो जो राज्य सरकार का भी 42% का इंक्रीमेंट हुआ है, वो बढ़ के 45% हो जाएगा। यही एसेंस है कहने का। की रिकमेंडेशंस क्या थे 15 फाइनेंस कमीशन के, जो हमने आपसे डिस्कस भी किया है। देखो यही बात था कि 42% तो एलोकेशन राज्यों के बीच में होता है। ये अभी हमने देखा कि 42% में ही सभी राज्य का डिवीजन जो होता है वो 42% में ही होता है। और यहाँ पे एक बात और की थी, देखो 1% का एडजस्टमेंट हुआ जम्मू एंड कश्मीर, चूंकि न्यूली यूनियन टेरिटरी बन गया, तो पहले ये 41% होता था वास्तव में, लेकिन चूंकि 1% बढ़ गया। अब कैसे बढ़ा ये जो है बहुत पब्लिकली ओपन नहीं है, लेकिन एक है कि ये 42% हो गया जम्मू एंड कश्मीर राज्य हटने के बाद से। उसके बाद फिजिकल डिवीजन जो डेफिशिएट है, डेप या जो कर्ज लेवल है राज्यों का, वो ज़्यादा है, तो 4% जो हमारे जीडीपी का होता है वो राज्यों के डिफिशिएट के लिए सेंटर को देना चाहिए, ऐसा रिकमेंडेशन है। के बाद जो ग्रास लेवल की जो हमारी जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन होता है राज्यों के अंतर में, राज्यों के अंदर, उसमें काफ़ी डिफरेंसेस देखने को मिलता है। तो इसमें भी क्या करना चाहिए, जो फिजिकल यहाँ पे डेफिशिएट देखने को मिलता है, तो इसकी भी भरपाई सेंट्रल गवर्नमेंट को करनी चाहिए। अब कितना करना चाहिए ऐसा कुछ खुला मतलब ओपनली कुछ बताया नहीं गया है। और उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे कि अदर रिकमेंडेशंस में बताया गया है कि जो मॉडर्नाइजेशन होता है फंड का, डिफेंस का या इंटरनल सिक्योरिटी का, या नॉन लैप्सेबल जो फंड होता है, उसमें जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे वो चार्ज होना चाहिए। मतलब ऐसा देखो, डिफेंस का तो पैसा सब कुछ तो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर ही होता है, लेकिन कुछ ऐसे फंड होते हैं जैसे नॉन लैप्सेबल होते हैं, माने जो राज्यों को हम चले गए हैं तो वो राज्य उसका यूज़ नहीं की है, तो कोई बात नहीं है, वो पैसा राज्य के पास रहेगा। या सेंटर के पास कुछ फंड है जो सेंटर को यूज़ करना था बट वो यूज़ नहीं की है, तो वो नॉन लैप्सेबल फंड है, तो वो रहेंगे। ये नहीं कि आप उसका जो है यूज़ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में किसी और चीज़ में करेंगे। ये एक रिकमेंडेशंस था। और जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, है ना, उसमें तो देखो ऑब्वियस सी बात है, जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है उसमें सेंट्रल को फंड देना ही पड़ता है, राज्यों को फंड देना ही पड़ता है। तो वहाँ पे ये कहा गया है कि सेंट्रल का जो फंड होता है वो और बढ़ाना चाहिए, सेंट्रल का परसेंटेज को इंक्रीमेंट कर देना चाहिए।
तो अब यहाँ पे देखो डिवीज़न ऑफ टैक्स प्रोसेस की अगर हम बात करें तो वो जो है आपके संविधान के पार्ट एल 12 में चैप्टर 1 में बताया गया है। और यहाँ पे एक चीज़ आप देखो कि यहाँ बताया गया है ग्रांट इन एड का जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो राज्य को ग्रांट इन एड देंगी। कहाँ से देंगी? जो भारत का संचित निधि फंड है यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है वहाँ से देंगी। आर्टिकल 275 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो है स्पेसिफिकली प्रपोजल है कि स्टेट को ग्रांट इन एड मिलना चाहिए स्पेसिफिकली। और ये क्लॉज 1 के अंदर है 275 के। उसके बाद जो लोकल बॉडीज होती हैं स्टेट के अंदर उनको जो है फंड मिलना चाहिए स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड से। समझ गए? तो स्टेट का जो कंसोलिडेटेड फंड होता है उससे लोकल बॉडीज को पैसा मिलना चाहिए, जैसे पंचायतीज हो गए, म्यूनसिपालिटीज हो गए। तो वहाँ पे फाइनेंस कमीशन जो है स्टेट की जो फाइनेंस कमीशन होती है उनको वहाँ से पैसा देना चाहिए राज्य की जो संचित निधि कोष है वहाँ से, सेंटर के संचित निधि कोष से राज्य को मिलना चाहिए। उसके बाद जो डिजास्टर मैनेजमेंट होते हैं जिसके लिए डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 पास किया गया था, उसके लिए भी बहुत सारे रिकमेंडेशंस हैं कि राज्य को अपने अपने कंसोलिडेटेड फंड का यूज़ करना चाहिए। किसके रिगार्डिंग? आपकी जो है मतलब जो राज्य है उसमें जो डेवलपमेंट हो रहा है और जो डिजास्टर आते हैं उसके कारण जो बाधा होती है उसको रोकने के लिए राज्य को अपने कंसोलिडेटेड फंड ऑफ जो स्टेट होते हैं वहां से पैसा खर्च करना चाहिए। तो ये था फाइनेंस कमीशन से संबंधित एक अच्छा आर्टिकल। इसमें जो है देखो हमने कहा था कि इसमें हम लोग सोल्यूशन पर डिस्कशन करेंगे, तो लास्ट का जो पॉइंट है ये सोल्यूशन ही है कि सेंटर को कब राज्य को पैसा देना चाहिए और राज्य को कब सेंटर को पैसा देना चाहिए। तो तमिलनाडु की जो प्रॉब्लम हो रही है ना वो दूर हो जाएगी अगर सेंटर इस तरीके से डिवीजन करती है पैसे का, जो हमने अभी डिस्कस किया आपके साथ ना। यहाँ पे आप देखोगे जो हमारे इलेक्शन कमीशन है उससे संबंधित कुछ आर्टिकल है। एसबीआई का क्या था? एसबीआई को जमा करना था, सबमिट करना था जितना भी इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा होता है सीजीआई के कहने पे इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे। लेकिन अभी दो आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे, दो आर्टिकल को कंपाइल करके डिस्कस करेंगे। देखो रिसेंटली क्या है, जैसे ही ये न्यूज़ आई कि जो है एसबीआई को जमा करना है जो इलेक्शन कमीशन है उसके वेबसाइट पे सारा का सारा इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा। तो उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन है उनका एक जो है मैसेज आता है पब्लिक डोमेन में। और मैसेज ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो डायरेक्शन है उसको एसबीआई ने जो है कंपाइल किया है, मैंने कंपाइलेशन किया है और एसबीआई ने जो है डेटा दे दिया है इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे। लेकिन इलेक्शन कमीशन अभी इसे जो है रिसीव कर चुकी है, लेकिन इस डेटा को इलेक्शन कमीशन 15 मार्च तक ही जो है डिस्कस कर पाएगी या पब्लिक डोमेन में ला पाएगी या एनालिसिस कर पाएगी। क्यों 15 मार्च, क्यों तुरंत क्यों नहीं? उसके पीछे रीजन है ये है कि जो इलेक्शन कमिश्नर हैं अपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर राइट नाउ वो जो हैं अभी मूवमेंट पे हैं। चूंकि इलेक्शन अभी हमारे यहाँ होने वाला है तो हर राज्यों के अंदर जाके जो है राज्यों की मैटर को समझना पड़ता है इलेक्शन कमीशन को। उसके बाद इलेक्शन के लिए जो फंड होता है वो देना पड़ता है, स्टार प्रचारक को जो फंड होता है, राइट्स होता है, इन सब चीज़ों को समझना पड़ता है। पूरा भ्रमण करना पड़ता है इलेक्शन कमिश्नर को इलेक्शन होने से पहले, लोकसभा इलेक्शन होने से पहले। तो उसी दौरे पे हैं वो। और वो वेडनेसडे को लौटेंगे, मतलब जब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो आज लेट नाइट में लौटेंगे। तो थर्सडे को जो है 14th मार्च को वो एनालाइज करेंगे। तो 15 मार्च को देयर वुड बी पॉसिबिलिटी कि वो डेटा जो है डिस्कस कर सकते हैं। अब देखो इसके ना बहुत पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट भी निकल के आ रहे हैं। देखो पॉजिटिव इम्पैक्ट तो ये है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज को कैसा चंदा मिला है, पब्लिक डोमेन में जाना चाहिए, ऐसा सुनने में अच्छा लग रहा है। इसके नेगेटिव क्या हो सकते हैं? नेगेटिव ये है कि जो पैसा देने वाले हैं उनकी ना क्या होती है, मतलब उनका भी एक राइट होता है, राइट टू प्राइवेसी उनका। और उसको जो है ना जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी प्रोटेक्ट करने के लिए बाध्य है और एसबीआई भी प्रोटेक्ट करने के लिए बाध्य है। क्योंकि एसबीआई जो है वो ये कह के ही सिक्योरिटी के आधार पे ही चीज़ों को देती है कि आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो ब्रीच नहीं होगी। तो अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन से जो जनता है, जो लोग हैं जिन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदा है, उनकी जो पर्सनल अधिकार है, राइट टू प्राइवेसी का अधिकार है, वो क्या होगा, हनन होगा। यहाँ पे ना मैटर फंसता हुआ नजर आ रहा है। अगर ये लोग, समझो, ये लोग अगर अपने राइट को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट फिर क्या करेगा? फिर सुप्रीम कोर्ट को वन स्टेप बैक लेना पड़ेगा या मामला और कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, इस चीज़ को भी देखेंगे। और दूसरा हम देखेंगे कि क्या इलेक्शन कमीशन के अंदर और कोई आदमी नहीं है, या और कुछ जो है कॉम्पोजिशन या मेंबर्स सदस्य ऐसे नहीं है जो इस चीज़ को जल्दी से एनालाइज कर सके।
देखो पॉलिटिकल पार्टियां यहाँ पे तो इलेक्शन कमीशन पे सवाल शुरू से उठाती हैं और अभी भी उठाएंगी, लेकिन उन्हें ये भी सोचना चाहिए कि जब ना फंड में जो भी फंड है, जिन्होंने भी खरीदा है लिया है, नाम आएगा तो सिर्फ बीजेपी का ही नहीं आएगा। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है उनको 1 रुपए का भी चंदा आया है तो वो उनका भी नाम आएगा। ये वो वाली बात नहीं है। तो नाम आना अच्छी बात है, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, लेकिन ट्रांसपेरेंसी किसी के अधिकार को हनन करके नहीं आना चाहिए। तो ये एक हम लोग एसेंस समझ रहे हैं ना। और दूसरा देखो, जो इलेक्शन कमीशन है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। देखो हमारे पार्ट 15 में इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324 से 329 तक है। ये आर्टिकल आपने पढ़ा होगा, एक बार से देख लीजिएगा। और ना यहाँ पे हम देखेंगे इलेक्शन कमीशन का स्ट्रक्चर क्या होता है। देखो इलेक्शन कमीशन तो पहले ना 1950 से पहले सिंगल मेंबर बॉडी हुआ करती थी, ठीक है। तो टीएन सेनन एक बहुत स्ट्रॉन्ग हमारे इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते थे, और इंदिरा गांधी के टाइम पे वो थे, और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो इंदिरा गांधी वगैरह के टाइम में बहुत मतलब बहुत स्ट्रांगली इलेक्शन कमीशन ने अपना जो है रूप दिखाया था, स्टेप्स लिए थे। गवर्नमेंट उनके सामने छोटी पड़ गई थी। अभी तो इलेक्शन कमीशन उतने स्ट्रांग नहीं है। तो इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट जब जीत के आई ना, तो बाद में मतलब बहुत सारी चीज़ें आपने सुना होगा, कभी इलेक्शन कमीशन ने माइक बंद करवा दिया, तो कभी कुछ करवा दिया, ऐसा आपने कभी सुना होगा। बाद में फिर इंदिरा गांधी की जो गवर्नमेंट थी वो जीत करके आई। तो जब जीत करके आई ना, तो उन्होंने सबसे पहला जो काम किया वो इलेक्शन कमीशन को डाइल्यूट करने का काम किया। पहले इलेक्शन कमीशन के अंदर एक इलेक्शन कमिश्नर होते थे, अभी एडिशनली 2 इलेक्शन कमिश्नर बैठा दिया गया। फिर सवाल उठे, बाद में संविधान में संशोधन करके जो है 1989 में ही इसे क्या कर दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशनलाइज कर दिया गया कि अब प्रेसिडेंट जो होंगे वो क्या करेंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे वो, और जो अदर इलेक्शन कमिश्नर होंगे वो उनका अपॉइंटमेंट करेंगे। और ये जो फंक्शन, जो पावर है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के, वो ज़्यादा होंगे। और जो दूसरे जो सबॉर्डिनेट इलेक्शन कमिश्नर होंगे वो इनके साथ मिल करके कोऑपरेट करेंगे। हालांकि जो सैलरी वैलरी होगी, जो पावर होंगे, अलावेंस होंगे, वो जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के जो होंगे वो सुप्रीम कोर्ट के जज के जैसे ही होंगे, ठीक है। तो उसमें कोई चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन ये कमज़ोर करने के लिए मल्टी मेंबर इसे कर दिया गया। और उसके बाद हम देखेंगे, देखो इलेक्शन कमिश्नर बनने के लिए कोई ऐसे विशेष क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कायदे से वो आईएएस रैंक के ऑफिसर होने चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत प्रिस्क्राइब नहीं है कि क्या होना चाहिए। और इनका जो अपॉइंटमेंट होता है ना, वो प्रेसिडेंट करते हैं, और प्रेसिडेंट करते हैं ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ कमिटी। और अगर कोई आदमी आज के डेट में इलेक्शन कमीशन के अंदर चला जाता है एज ए कमिश्नर, तो उसका जो टर्म होता है वो 6 ईयर का हो जाता है। देखो उससे पहले ना 8 ईयर का होता था, फिर उसके बाद उसको 300 डेज का किया गया। अभी क्या है, क्योंकि 1989 में जो चेंजेस हुए उसमें 6 ईयर का है, या तो 65 का एज का है, जो भी पहले पूरा हो जाए। या तो आप जिस दिन से इलेक्शन कमिश्नर बने उस दिन से 6 साल आपका कंप्लीट हो जाए, या तो आपका उम्र का 65 साल कंप्लीट हो जाए और रिटायर्ड हो जाएंगे। सेम मैंने अभी आपको बताया है कि जो इनका स्टेटस होता है, सैलरी होता है, वो सब सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होता है, सुप्रीम कोर्ट के। अब देखो जो रिमूवल होता है वो भी इतना आसान नहीं होता है। क्यों आसान नहीं होता है? क्योंकि देखो जो इलेक्शन कमीशन है ना, वो किसी के अंडर में काम नहीं करती, वो एक फ्री और इंडिपेंडेंट बॉडी है। तो आप फ्री और इंडिपेंडेंट कब हो सकते हैं, जब आपका रिमूवल यानी जो आपकी कुर्सी है वो सिक्योर रहे। तो उसके लिए हम देखेंगे, जब तक कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनली इल विल नहीं करते तब तक प्रेसिडेंट इनको रिमूव नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई एलिगेशन लगा प्रेसिडेंट को रिमूव, मतलब इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव कराना चाहे, तो उसके लिए ना पार्लियामेंट में बिल पास करना पड़ेगा। वैसे ही जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जज के जो है रिमूवल के लिए जो प्रोसेस होता है, वही प्रोसेस को यूज़ करना पड़ेगा। लोकसभा में, राज्यसभा में बिल पास करना पड़ेगा, और कायदे से 2/3 मेजोरिटी से पास करना पड़ेगा। तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो ये चीज़ें नहीं हो पाएंगी। लेकिन अगर कोई पर्सन जो है रिज़ाइन करना चाहेगा, तो ऑब्वियस सी बात है, अब हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि किसी को बंधुआ मजदूरी कराई जाती है। तो डेफिनेटली जो है वो रिज़ाइन कर सकते हैं एट एनी टाइम। नाउ इलेक्शन कमीशन के अंदर जो अपॉइंटमेंट होता है, मैंने आपको बताया कि जो कंपोजिशन है, कंपोजिशन में एक जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, और उनके नीचे क्या है, 2 इलेक्शन कमिश्नर हैं। इनका अपॉइंटमेंट होता है प्रेसिडेंट के रिकमेंड प्रेसिडेंट के द्वारा, और ये इनके लिए इसको रिकमेंडेशन करती है कौन सी कमिटी। तो कमिटी में क्या होता है, ये कमिटी के अंदर देखो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, लीडर ऑफ जो है लोकसभा होते हैं अपोजिशन पार्टी के, ठीक है, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, ठीक है, और एक कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं जिनको नॉमिनेटेड जो है प्रधानमंत्री ही करते हैं, यानी खुद पीएम होते हैं, एलओपी होंगे लोकसभा के, और उसके बाद क्या होंगे, कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर होंगे।
ये 3 मेंबर की जो बॉडी होती है, ये किसी भी पर्सन को इलेक्शन कमीशन बनाती है, जो इनको रिक्वायर्ड लगे, जो सही लगे, और फिर ये रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट के पास जाता है, प्रेसिडेंट उस पे अपना असेंट दे देते हैं। लेकिन यहाँ पे ना वेग नज़र आ रहा है। क्या वेग नज़र आ रहा है? कि ये जो तरीका है, ये सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए चैलेंज किया गया था। एक्चुअली में 2023 में बिल पास किया गया था चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट से संबंधित, उनका कंडीशंस सब चीज़ से संबंधित एक बिल पास किया गया था, और ये बिल पास होने के बाद इसे चैलेंज कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज हो गए तो फिर क्या प्रोविजंस निकल के आए, उसे हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। देखो, सुप्रीम कोर्ट के अंदर लास्ट ईयर ही ये डिस्कशन हुआ था कि जो इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट के लिए पार्लियामेंट में लॉ पास हुआ है, उसकी जो कमेटी होती है, उस कमेटी पे एक प्रश्नवाचक चिन्ह है, जिसमें पीएम है, कैबिनेट मिनिस्टर है, और लोकसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन है, लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी के। आपने लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी का डेफिनेशन तो पढ़ा ही होगा कि वैसे सदस्य, वैसे पार्टियां जिनको लोकसभा में टोटल सीट का कम से कम 10% वोट मिलता है, तभी वो अपोजिशन पार्टी कहलाते हैं, और उसके लीडर लीडर ऑफ अपोजिशन कहलाते हैं। हालांकि 2014 में ऐसा नहीं हो पाया था, और उसके बाद हम देखेंगे कि 2019 में भी कोई भी पार्टी डेफिनेशन को फुलफिल नहीं कर पाई थी, तो फिर वहाँ पर डेफिनेशन चेंज करके ये बताया गया कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो जीत करके आए। ठीक है। तो कायदे से यहाँ पे हम देखेंगे कि जो इंट्रोडक्शन था बिल का, उस पे पार्लियामेंट के अंदर सवाल उठा, मैटर कोर्ट में गया। अब कोर्ट में जाने के बाद फिर जो फाइनेंस कमीशन की जो मतलब फाइनेंस सॉरी जो इलेक्शन कमीशन है, उनके ऊपर सवाल उठे, और जो कोर्ट ने रिकमेंडेशन किया कि कुछ स्पेशल कमीशन हमारे यहाँ है, जैसे फाइनेंस कमीशन, डिलिमिटेशन कमीशन, है ना, इलेक्शन कमीशन, ये सब काफ़ी प्रेस्टिजियस बॉडी है, तो इनके ऊपर ऑब्वियस सी बात है सवाल नहीं होना चाहिए, और इनका जो राइट्स है उनको सेफगार्ड मिलना चाहिए। तो यहाँ पे गवर्नमेंट जो है उनको इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही सिक्योरिटी प्रदान करे, ताकि वो अपना परफॉर्मेंस सही से कर पाए, ये एसेंस था। अब देखो, यहाँ पे ना जो इलेक्शन कमीशन है, तो अभी इनका ना ऑटोनॉमी से भी एक सवाल था। क्या सवाल था? देखो, जैसे कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं ना, तो वो इनका जो रिमूवल होता है ना, ये तो बताया गया संविधान में, जो हमने भी डिस्कस किया आपसे, कि सुप्रीम कोर्ट के जज के जैसा होता है। लेकिन जो अदर इलेक्शन कमिश्नर है ना, इनका रिमूवर हमारे संविधान में नहीं बताया गया है कि इनका रिमूवल कैसे होगा। किसी भी तरह का कोई भी अगर इलविल होता है या कोई भी क्वेश्चन रेज होता है, तो हटाया चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ही जाएगा, इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर तो कोई बात ही नहीं कर पाएगा, बदनाम वही होंगे, अच्छे काम के लिए भी और बुरे काम के लिए भी। और यहाँ पे मनमानी चलती है, जो 2 इलेक्शन कमिश्नर हैं, ये अपने मनमाने पावर का यूज़ करके, जो इलेक्शन कमिश्नर है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो कोई भी मैटर अगर फंसता है तो ऑब्वियस सी बात है वोटिंग मेथड से उसको सॉल्व किया जाएगा। और वोटिंग मेथड में अगर इन दोनों की अगर नेक्सस बन गई, तो फिर मैटर जो है वो चेंज हो जाएगा। तो इस कारण से हम यहाँ पे देखेंगे कि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडेंस है, वो क्या आए हैं इलेक्शन कमीशन के ऊपर, तो देखो यहाँ पे बताया गया है कि जो सिलेक्शन कमेटी है, उसमें जो है सीजीआई ऑफ इंडिया जो है, उन्होंने ऑर्डर दिया कि इसमें गवर्नमेंट जो है सीजीआई को इंक्लूड करे, चीफ जज को इंक्लूड करें। ठीक है, तो अच्छी बात है। नाउ तो इसका रिवर्स भी है कि जब सीजीआई का अपॉइंटमेंट हो, तो उसमें भी गवर्नमेंट के बहुत सारी बॉडी को इनरोल करना चाहिए, क्योंकि जो सीजीआई का अपॉइंटमेंट है हमारे यहाँ ना, वो वेग है। और सुप्रीम कोर्ट यहाँ बोलती है कि भैया इसमें दखल अंदाजी करने की जरूरत नहीं है, कॉलेजियम में आने की जरूरत नहीं है, और कॉलेजियम में बहुत सवाल है। तो ये पॉइंट है, कैसा है। दूसरा है, ये बोला गया है, ये अच्छा पॉइंट है कि जो इलेक्शन कमीशन है और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, इन दोनों का इक्विवेलेंट होना चाहिए। सब चीज़ में तो इक्विवेलेंट ही है, लेकिन जो रिमूवल प्रोसेस है उसमें इक्विवेलेंट नहीं है, तो वहाँ पे होना चाहिए रिमूवल प्रोसेस जो है दोनों का, वो सेम ही होना चाहिए, सो दैट कि जो 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर है, उनको भी काम करने में ये लगे कि अगर कुछ इश्यूज होता है तो उनको भी रिमूव किया जा सकता है। तो ये था टोटल जो हमारे इलेक्शन कमीशन से संबंधित आर्टिकल था। और ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है मेंस का, 2022 में पूछा गया इलेक्शन कमीशन से संबंधित। ये क्वेश्चन है, डिस्कस द रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन द लाइट ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, इसे हम लोग डिस्कस करेंगे, और अभी लागू भी होने वाला है। आपने थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा, जिसे लिखने की कोशिश कीजिए। नाउ दूसरा है 16 फाइनेंस कमीशन for the effective implementation of a physical federation in India, what are the challenge and limitations। हमने ये आर्टिकल को अच्छे से डिस्कस किया, स्टार्टिंग में ही इसे कवर किया है, तो अब इसे लिखने की कोशिश जरूर करेंगे। तो ये था आज का डिस्कशन। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।